हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। आज वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक के 45 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,582 पे क्लोज हुआ। कुल 357 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 145 पॉजिटिव, 190 नेगेटिव और 22 कंपनीज अनचेंज रही। एक्सचेंज का वॉल्यूम 241 मिलियन शेयर्स, 24 करोड़ 10 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जबकि 55 बिलियन 11 अरब 55 करोड़ रुपए इन शेयर्स की मालियत रही। इस तरह एक और लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस आज की मार्केट में भी हमने देखी कि कम वॉल्यूम के साथ, कम वैल्यू के साथ आज मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी रही। और आज जो सेकंड और थर्ड टियर स्क्रिप्ट शेयर्स हैं, उन्होंने मार्केट को बाय ट्रेडिंग को लीड किया। सबसे पहले फौजी फूड्स, जिसमें तकरीबन आज ₹1.30 का इजाफा और ₹27.44 पे इसके शेयर्स की क्लोजिंग। देन उसके बाद TRG पार्क लिमिटेड, दीवान सलमान, मैटको फूड्स और दीवान सीमेंट्स आज शामिल रहे। तो जो लीड किया उसके भी शेयर्स 9.80 मिलियन, तो काफी कम वॉल्यूम जो है वो आज की मार्केट में देखा गया। जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात रही, और उस आपके साथ एक और भी खबर शेयर करते हैं कि आज बड़ी एक्टिविटी जो है वो कराची में रही। कराची में एक्सपो सेंटर कराची में आज जो एक्टिविटी रही उसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहां पे एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है टेक्नोलॉजी के हवाले से। जाहिर है कि ये 2 रोजा एक सेमिनार है, 2 रोजा एक यहाँ पे नुमाइश हुई, जिसमें जो बिजनेस सॉल्यूशंस हैं उनके हवाले से और जो एक्सपर्टीज हैं वो पेश की गई। तो बड़ा वहां पे लोगों का रश है, वहां पे इस वक्त बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सफदर मौजूद हैं, तो सफदर से हम जानना चाहते हैं कि सफदर बताइए, ये टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस जो है इसकी क्या तफसीलात हैं और किस तरह की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है इसमें? जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर और कारोबारी शख्सियात, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इदारों की, फाइनेंशियल सेक्टर के यहाँ पर शख्सियात मौजूद हैं, जो अपने नए बिजनेस के हवाले से ना सिर्फ यहाँ पर कस्टमर्स को अपने प्लान पेश करेंगे, बल्कि अपने स्ट्रेटजी के साथ साथ ऐसे सोल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं जो नए कारोबार करने वाले हजरात हैं उनको उससे आसानी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी यहाँ पर खिताब किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए जो नए आने वाले कारोबारी हज़रात के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जारी रहेगी, जिसके अंदर मुल्क के नामवर इदारों के जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, यहाँ पर अपने तजुर्बात बयान करेंगे, ताकि नए आने वाले कारोबारी के साथ उनको भी नए जो कारोबार का मौका है वो उनको मिल सके। जी बहुत शुक्रिया सफदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जाहिर है कि सिपेक के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से आएगी, लोग भी बाहर से आएंगे, और इस वक्त ये ऑफ द आर है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की एक्टिविटीज। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इस मुल्क में जो कि बिल्कुल डेट ट्रैप के अंदर आ चुका है, कर्जों में घिर चुका है, और ये कर्जे किसी एक्टिविटी के लिए नहीं, किसी एक्टिविटी के लिए नहीं लिए जा रहे, किसी नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लिए जा रहे, बल्कि जो हमारी पिछले जो हमारे कर्जे थे उनको अदा करने के लिए हम नए पे नए कर्जे लिए चले जा रहे हैं। तो कितना हालात कितने खराब हो रहे हैं, और उससे बढ़कर IMF का क्या किरदार रहा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले IMF के हवाले से अगर हम बात करें तो IMF हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर जोर देता है। IMF ने हमेशा जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी करेंसी को, लेकिन डार साहब जो है वो अड़े रहे, और पिछले जो उनका पूरा टेन्योर था 5 साल का, उसमें कमोबेश 4 साल उन्होंने फिक्स्ड जो है पॉलिसी रेट के ऊपर चलाया, और इसका बाकायदा क्रेडिट भी लिया कि 104 105 के ऊपर उन्होंने डॉलर को रोक के रखा। अब डार साहब के जाते ही वही हुकूमत है, वही सारे लोग हैं, और आज हम देख रहे हैं कि डॉलर 111 112 पे। आज हम अपनी मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादती नहीं की थी इस वक्त डार साहब ने, क्या कहेंगे आप? देखें, ये डार साहब का एक जहन था,
और वो जहन ये था कि जितनी करेंसी जो है स्ट्रांग होगी तो वो मुल्क की इकोनॉमी को वो सब कहते हैं कि जी ये स्ट्रांग आप वो सिनोनिमस था उसके साथ में, जो इंतहाई पागलपने की बात है। बहरहाल आपने IMF का जिक्र किया था, हैरानी की बात यह है कि IMF का जो रिलीजन है ना, मैं रिलीजन का जिक्र करूं, रिलीजन की हद तक दे बिलीव ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे, ठीक है, रेजिम पे। उनके प्रोग्राम के दौरान डार साहब ने न सिर्फ करेंसी को फिक्स्ड रखा बल्कि अप्रिशिएट किया, 108 से 98 पे ले गए शेख रशीद के कहने पे। जी, दुनिया का कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये काम नहीं करता है जो हमारे दार साहब ने किया। और सर और ये IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में किया उन्होंने। एक दिन फोर्सेस ने डिटरमाइन किया तो आपने एक्टिंग गवर्नर को हटा दिया। फिर देखिए ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं IMF से कि IMF के आंखों के सामने ये हो रहा था, वो हमें पैसे दे रहे थे, किस्त आफ्टर किस्त ये चले जा रहे थे, वो देख रहे थे कि हमारी करेंसी जो है हो रही है, हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारे क्रेडिट जो क्या कहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस है उसको खराब करने में IMF ने उतना ही रोल प्ले किया है जितना कि दार साहब ने किया। नहीं तो क्यों? इसका जवाब चाहेंगे कि IMF ने ऐसा क्यों किया? IMF ने 16 रिव्यू सेशंस किए, 16 जायजे किए और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो GDP का 4.1% तक चला जाएगा। इतनी गलत बयानी, इतने गलत अंदाजे, इतनी गलत सोच क्यों सर? ये जो प्रोग्राम था ना IMF का, ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, सीधी सीधी बात है। इट वाज अ पॉलिटिकल प्रोग्राम और उनको कहा गया था कि ये आपने पैसा देना है। अगर US पाकिस्तान को पैसे देता कि कांग्रेस से गुजरना पड़ता, फिर वो एक मुसीबत होती उनको करने के लिए, तो उन्होंने ये IMF का रास्ता ढूंढा कि यार ये पैसे दे दो पाकिस्तान को, उनसे कहना कि बस जो है कागजों पे अपनी सारी चीजें ठीक कर ले। इसीलिए बड़े पैमाने पे स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट किया गया कागज को ठीक करने के, और ये सब कुछ हो रहा था। और हैरत की बात यह है कि मैं, हफीज पाशा और कुछ और लोग मुसलसल लिख रहे थे, ये उनके नॉलेज में है। हम उनसे डिस्कस करते थे, वो जबान पे उंगली रख कि जी हमें बोलने की इजाजत नहीं है। तो इट वाज अ पॉलिटिकल तो क्या वजह थी? रिव्यू प्रोग्राम्स जो थे सर, वो मीटिंग्स इस्लामाबाद में क्यों नहीं होती थी, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती थी? लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा हो गया था, वो दुबई में क्यों होती थी? वो इसलिए कि IMF का हमेशा से रहा है ना कि जब भी IMF का मिशन जब आता है यहाँ पर, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों से नहीं मिलता था, वो बाकी तमाम जो थिंक टैंक से उनसे मिलते हैं, चैम्बर वाले से मिलते थे, अच्छा, लेबर लीडर से मिलते थे, हम जैसे जो बाहर बैठ के लिखने वाले हैं उनसे भी लिखा करते थे। तो इन सबों को शील्ड करने के लिए उनको वहां जाएंगे तो फिर इनसे भी मुलाकातें होंगी, लिहाजा वो दुबई में मिलते थे। गलती से एक मरतबा आ गए और वो जो शुरू में था एक लड़का, क्या फ्रैंक पता नहीं क्या नाम था उसका, उससे मेरी बहुत जबरदस्त झड़प हुई है। आप उनको मालूम है, पता कि मेरे सामने उसका मिशन डायरेक्टर हाथ जोड़ रहा था कि सर बस अब बस कर दें आप। तो अच्छा। ये बिल्कुल, तो ये उन्होंने कहा कि यार ये तो इस किस्म के लोग तो हमारी जान पर पड़ जाएंगे आके, हमें तो मुसीबत हो जाएगी, लिहाजा वहीं कराया करो, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर ये भी बताइए कि डार साहब जो हैं वो इस वक्त वजीर खजाना नहीं, उनके जाने के बाद के डॉलर जो है वो 112 के ऊपर आ गया। मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन कर रही हैं और स्टेट बैंक ने भी अब कह दिया और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, मार्केट फोर्सेस करेंगी। तो वही गवर्नमेंट है, वही IMF है। अब के डॉलर जो है वो 104.5 पे रोका हुआ था और 112 के ऊपर आ गया। दो बातें हुई हैं, एक तो दार साहब नहीं रहे वहां पर, ठीक है ना। मैं तो हैरान होता हूं उस वक्त के जो भी सेक्रेटरी खजाना थे और गवर्नर स्टेट बैंक थे कि ही यूज्ड टू डिक्टेट कि करना क्या है हमने। यार आप मुल्क का जो होता है वो एडवाइस करता है कि सर ये ना करें, ये ठीक नहीं हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो इतने डरे सहमे रहते थे कि उनकी किसी की जबान खुलती नहीं थी।
तो सिर्फ डार साहब को मैं इसका जिम्मा दूंगा, वो तमाम लोग जो उनके एसोसिएट थे, जो उनके साथ लगे हुए थे रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका, एंड दे बिकेम पार्टनर टू दिस क्राइम जस्ट लाइक द IMF। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अशफाक हसन खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहम डिस्कशन इस वक्त जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अशफाक हसन खान साबिक मुशीर खजाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो बात हो रही थी इस वक्त, तो क्या अभी भी सूरत हाल वही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा हावी है स्टेट बैंक के ऊपर या उसकी पॉलिसीज के ऊपर, जैसा कि डार साहब के हवाले से आप कह रहे थे, या अभी जो ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए गया उस जगह पे? नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो सूरत हाल है। अब जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो दे आर जस्ट सिंपली पासिंग द टाइम। अच्छा, जितने दिन बाकी रह गए हैं वो बस गुजर जाएं किसी तरीके से। ठीक है, तो कोई पॉलिसी नाम की चीज नहीं है। दिस इज व्हाट आई। लेकिन ये जो दिन 3 महीने गुजरने हैं, अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब आए, उनके आने के बाद से अब तक $3 अरब तो आप कर्जा ले चुके हैं। ये मजीद बताइएगा कि आगे कितनी सूरत हाल आप पेचीदा देखते हैं? जो अगली हुकूमत आएगी उसके लिए दोबारा IMF ही होगा? देखिए, इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी जो मैंने आर्टिकल में जिसका आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी यह है कि हमने IMF के पास नहीं जाना है। तो एक रिजर्व को एक सतह पे रखने के लिए, क्रिटिकल मिनिमम सतह पे रखने के लिए उनके और कोई रास्ता नहीं है। तो द गवर्नमेंट विल गो ऑन बोरोइंग राइट एंड लेफ्ट, जहां से पैसा मिलेगा वो लेंगे ताकि मेरा दिन गुजर जाए, जो भी पीरियड रह गए हैं मेरे, और बाकी जो आएगा वो भुगतेगा। दिस इज द स्ट्रेटजी। अब आप ये सोचें कि सिर्फ आप देखें कि हम कहां ये छोड़कर जाएंगे, उसका मैं आपको अंदाजा एक बता देता हूं आपके नाज़रीन कि जब ये हुकूमत ने जून 2013 में इनहेरिट किया था पिछली हुकूमत से, तो उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6 बिलियन थे। ठीक, और डेट था $61 बिलियन। हाँ। ये जब छोड़कर जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मोर और लेस उसी लेवल पे होगा, लेकिन $96 बिलियन का डेट छोड़कर जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना वल्नरेबल करके चले जाएंगे, वाले के लिए एक पहाड़ होगा। दूसरी चीज यह है कि तकरीबन 2,500 अरब रुपया 2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है हमने बजट से बाहर पार्क कर दिए हैं, लैंड माइन बिछा दिया है हमने। वो जो भी आने वाली हुकूमत होगी वो किस तरीके से वो 2.5 अरब जो है 2.5 ट्रिलियन वो कहां से पूरा करेगी, जिसमें सर्कुलर डेट है आपका, हमने होल्डिंग कंपनी बनाई उसमें पार्क कर दिया है, किसी दिन तो वापस करना है। इसी तरीके से जो रिफंड्स रोके हुए हैं हमने किसी ने तो वापस करना है उसको। हमने कमोडिटी फाइनेंसिंग के लिए $100 बिलियन अभी तक कमर्शियल बैंक का हमने वापस नहीं किया है, किसी ने तो वापस करना है। इसी तरीके से जो हमने फॉरवर्ड मार्केट में तो सोल्यूशन होगा क्या आपकी नजर में? सोल्यूशन हो सकता है क्या? मुमकिन सोल्यूशन हो सकता है? इस वक्त सोल्यूशन की बात करना जो है ना वो मेरे ख्याल में नामुनासिब इसलिए होगा कि सोल्यूशन अगर दिया जाए तो उस सोल्यूशन पे अमल कौन करेगा? अमल तो दूर की बात है, उस सोल्यूशन को सोचेगा कौन? क्योंकि ये वक्त गुजर चुका है सोल्यूशन लेने का। हम पिछले 5 सोल्यूशन देते आए, किसी ने तो कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि हमें तो कहा गया कि ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम सब सूडो थे, ये जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल ये बैठे हुए थे जिन्होंने मुल्क को यहाँ पहुंचाया है। तो अब ये बस मैं तो यही कहता होने वाली हुकूमत होगी उसके लिए एक चैलेंजेस का पहाड़ होगा कि वो कैसे निपटेगी। सर, हुकूमत के लिए तो चैलेंज होगा, बट अल्टीमेट पे किसे करना है? ये प्राइस एक आम पाकिस्तानी को पे करनी है। टैक्सेस में इजाफे की सूरत में
ये तो आम पाकिस्तानी जो है वो उसकी हो गई ना इससे। 200% सही कह रहे हैं आप। अल्टीमेटली पाकिस्तानी अवाम ने इसको भुगतना है। और लेकिन बात यह है ना कि हम इसलिए हम अवाम के वोट से जरूर इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन हमें अवाम होती, अगर अवाम की परवाह होती, इस मुल्क की परवाह होती, तो हम ये काम ना करते जो हमने किया है। इसलिए मुझे कभी कभी शक होता है कि ये सारी चीजें जानबूझकर की गई हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। नाजरीन, इस वक्त बात की जा रही थी पाकिस्तान आगे चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू एक आ सकता है, और यकीनी तौर से एक बहुत खराब सूरत हाल जो है वो इकॉनमी की देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम कर्ज पा रहे हैं इसकी प्राइस अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी ने ही पे करनी है। और लेगेसी में क्या छोड़ के जाएंगे, पिछली तमाम तर हुकूमतों की तरह जो आने वाली हुकूमत होती है उसके पास खजाना के नाम पे कुछ नहीं होता, और फिर एक बार दर होता है वो जाती है दरवाजे पे खटखटाती है IMF के और वर्ल्ड बैंक के। तो मैं नहीं समझता कि आगे भी हालात कुछ होंगे। प्रोग्राम में अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।